हेलो दोस्तों, स्लीपी क्लासेस की मेंस डे इनिशिएटिव में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल से हमने शुरुआत की है मंडे से लेके थर्सडे तक के इस इनिशिएटिव की। तो हर हफ्ते एवरी वीक फ्रॉम मंडे टू थर्सडे एट 12 PM वी विल मीट यू गाइस एंड वी विल डिस्कस वन क्वेश्चन फ्रॉम GS1, GS2, GS3 एंड GS4 रिस्पेक्टिवली। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस तरीके से हमारी डिस्कशन होगी। ऑल्दो अभी स्टार्टिंग में देयर विल बी सब्जेक्ट कवरेज फ्रॉम GS1, 2 एंड 3 और GS4 के सब्सिक्वेंटली हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन GS2 पॉलिटी में से है और इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से समझ सकते हैं। एक, पॉज कीजिए वीडियो और अपना एक ड्राफ्ट आंसर लिख लीजिए। ड्राफ्ट आंसर भी लिख सकते हैं और अगर आप एक्सपीरियंस्ड आंसर राइटिंग में है तो आप अपना आंसर 10 मिनट्स के अंदर अंदर भी लिख सकते हैं। उस आंसर को लिखने के बाद जस्ट हैव अ लुक कि जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ उसमें से कुछ पॉइंट्स क्या आप अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं या नहीं। और इसमें हम अप्रोच को भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को समझना है और उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने आंसर लिखना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिस्कस द रोल ऑफ राज्यसभा इन पार्लियामेंट्री सिस्टम, एग्जामिन द इश्यूज सराउंडिंग इट्स फंक्शंस। सो देर आर क्लियरली टू पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट आस्क्स यू कि राज्यसभा का क्या रोल है। सेकंड पार्ट आस्क्स यू कि अभी प्रेजेंटली या काफी समय से इश्यूज क्या आ रहे हैं और उनको एग्जामिन करने के लिए कह रहा है। नाउ व्हेनेवर समबडी आस्क्स यू टू एग्जामिन समवन, जब भी आपको कोई एग्जामिन करने के लिए कहता है तो चाहे वो आपसे इलाज नहीं करवाना चाहता या चाहे वो आपसे कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहता, वो ये जरूर चाहता है कि कुछ छोटे से थोड़े से रिकमेंडेशन उसको आप जरूर दे दीजिए। तो ऑल्दो दिस एक्सप्लिसिटली डज नॉट आस्क फॉर एनी सजेशन कि आप राज्यसभा को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, बट इस आंसर के अंत में हम एक छोटा सा फ्लो चार्ट जैसा मॉडल बना सकते हैं जहां पे हम इस तरीके से 3-4 सजेशंस दे सकते हैं कि राज्यसभा को रिफॉर्म कैसे करना है। ठीक है, तो जैसे ही एग्जामिन शब्द आता है आप ये समझें कि आप उस टॉपिक को एक्सप्लेन जरूर करेंगे, उस टॉपिक के अंदर जो इश्यूज हैं उनको जरूर देखेंगे, लेकिन साथ ही साथ थोड़े से सजेशंस देखने की भी कोशिश करेंगे। इसका एक और कारण ये है कि ये 250 वर्ड्स का आंसर है, तो ये आपको थोड़ी सी वर्ड लिमिट और स्पेस ज्यादा प्रोवाइड करता है। नाउ इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके से, जैसे हम जब आंसर राइटिंग को डिस्कस करते हैं, सो हाउ टू स्टार्ट एन आंसर, हाउ टू एंड एन आंसर, उसके लिए भी बहुत सारी क्लासेस मैं कंडक्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी। हमारा एक लाइव सेशन YouTube पे जा चुका है जिसको आप जरूर लाइव सेक्शन में जाके देख लीजिएगा कि स्टार्ट कैसे करना है और किस तरीके से अपने आंसर को मोल्ड करना है। अब लैंडमार्क और इंपॉर्टेंस ऑफ राज्यसभा थ्रू सिंबॉलिज्म थोड़ा सा मैं 2 लाइनों के अंदर बता दूंगा कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग आई है और इसको सिंबल ऑफ आत्मनिर्भर इंडिया माना जाता है। राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट्स एक स्पेशल पोजीशन होल्ड करता है। नाउ यू कुड हैव स्टार्टेड विद द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल, बट ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला बड़े सारे आंसर में आप यूज करोगे, तो इस आंसर में आप बस ये बताओगे कि राज्यसभा का हमेशा कॉन्ट्रास्टिंग व्यू रहा है। कुछ लोग हमेशा से राज्यसभा के फेवर में रहे हैं और कुछ लोग समझते हैं कि उसकी यूटिलिटी कुछ खास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एबे CS इज अ पॉलिटिकल फिलोसोफर और उनका ये मानना है कि राज्यसभा एक सुपरफ्लुअस हाउस है क्योंकि उसके एक्चुअल में कुछ फंक्शंस नहीं है। बट गिविंग अ कॉन्ट्रास्ट वी से दैट हमारे कंट्री के कंसेप्ट में राज्यसभा की बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। कैसे? फिर उसके बाद हम आंसर का फ्लो कैसे होगा? पहला पार्ट है रोल ऑफ राज्यसभा, तो हम रोल ऑफ राज्यसभा की सब हेडिंग लिखेंगे, उसमें 4 से पॉइंट लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे इश्यूज सराउंडिंग फंक्शन, सब हेडिंग, उसके अंदर 4 से 5 पॉइंट लिखेंगे। हमारी वर्ड लिमिट ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो चुकी होगी तब तक। सो व्हाट वी विल डू इज whatever remaining space is there we'll put a flow chart। तो सबसे पहले राज्यसभा यानी कि जो अपर हाउस होता है जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोला जाता है, आखिर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने उसे संविधान में या हमारी पार्लियामेंट में डाला ही क्यों था? अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स पे गौर करें तो राज्यसभा के फेवर में कुछ आर्ग्यूमेंट्स थे। आर्ग्यूमेंट नंबर 1, परमानेंस और कंटिन्यूटी। क्योंकि लोकसभा एक ऐसा हाउस है जो डिपेंड करता है कि आपके पास एक रूलिंग पार्टी मेजॉरिटी में है या नहीं। ठीक है, और बार बार अगर कोई भी रूलिंग पार्टी मेजॉरिटी में नहीं होती उसे डिसॉल्व करना पड़ता है और इलेक्शंस कंडक्ट करवाने पड़ते हैं। तो पार्लियामेंट में कम से कम एक स्तंभ ऐसा होना चाहिए, एक पिलर ऐसा होना चाहिए जो कंटिन्यूटी प्रोवाइड करता है। Although there is another pillar who is member of the parliament, member of parliament means not MP, but parliament का उन्हें हिस्सा माना जाता है, वो है प्रेसिडेंट।
बट प्रेसिडेंट इज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स। तो लेजिस्लेचर के दोनों हाउसेज में से एक स्तंभ या एक हाउस ऐसा होना चाहिए जो परमानेंट हो, कंटिन्यूअस हो, और हमें पता है कि राज्यसभा एक कंटिन्यूअस हाउस है, वो कभी कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता है, तो सबसे पहली यूटिलिटी राज्यसभा की वहां मिलती है। सेकेंड पार्ट इज कि राज्यसभा बनाया किस लिए गया था, या काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो नाम दिया गया है उससे हमें यह पता चलता है कि राज्यसभा एक फेडरल बॉडी है, यानी कि स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन को और पुख्ता करता है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा के अंदर वो मेंबर होते हैं जो स्टेट्स के लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलएस चुनते हैं, और उन लोगों को स्टेट की जो अंदर रूल कर रही हुई जो पार्टी होती है उनकी तरफ से आप देखते हो कि देयर विल बी मोर मेंबर्स फ्रॉम दैट पार्टी। इसका मतलब जो स्टेट के अंदर पॉलिटिकल मैंडेट है वो कैरी फॉरवर्ड होता है राज्यसभा के अंदर। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि भारत के फेडरल प्रिंसिपल को ये बना के रखता है। और दूसरा, स्टेट रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं या स्टेट स्पेसिफिक जो मैटर्स होते हैं, राज्यों से जुड़े जो मैटर्स होते हैं, उसकी डिस्कशन के लिए ये एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करता है। तो द सेकेंड important principle that has been given especially in the making of the constitution by the constituent assembly members was federal principle। तीसरा जो इसका रीजन है या तीसरा इसका जो कारण है कि आपने राज्यसभा रखी है, थोड़ा सा एलिटिस्ट कारण है। एलिटिस्ट मतलब ये कि कई लॉयर्स, ठीक है, और प्रोफेशनल्स जो थे वो हमारे राज्यसभा के फेवर में थे, और उनका कहना यह था क्योंकि लोकसभा एक पॉपुलरली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है और राज्यसभा एक इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी है। इसके अलावा राज्यसभा के अंदर नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मैटर लोकसभा ने जाने अनजाने में ऐसे ही पास कर दिया तो उसके ऊपर सलाह मशवरा, विचार विमर्श, डिबेट्स, डिस्कशंस, डेलिब्रेशंस राज्यसभा में बेहतर हो सकती है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो थोड़ा सा एलिटिस्ट माइंडसेट का भी है, बात तो सही है, लेकिन ये भी एक फैक्टर था जिसकी वजह से राज्यसभा को इंपॉर्टेंस दी गई। क्या? कि इट एनेबल्स द मेंबर्स टू डिबेट मेजर इश्यूज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड बैलेंसेस द पैशन ऑफ लोकसभा। ठीक है, सो दिस टर्म वाज यूज्ड बाय द कंस्टिट्यूएंट असेंबली मेकर्स दैट द लोकसभा इज गोइंग टू बी वेरी पैशनेट because they are popularly elected leaders and they will take decisions to keep the people happy. Sometimes there are tough decisions to be taken in a democracy which may or may not be liked by the people at the immediate situation. तो इसीलिए राज्यसभा का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि राज्यसभा ऐसे फैसलों को मॉनिटर करेगा और उस पर थोड़ा सा डिले करेगा। Hasty legislation. Now this is an extension of the first argument. जल्दी में, हड़बड़ाहट में गलत लेजिस्लेशन भी कभी कभी आ सकता है, और ऐसा लेजिस्लेशन आ सकता है जिसमें लूप होल्स हो। राज्यसभा इस चीज को रोकने में भी समर्थ रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे हम एग्जाम्पल देंगे क्योंकि हम इतनी बड़ी बड़ी बातें बिना एग्जाम्पल के नहीं कर सकते हैं। मी एंड यू, वी डू नॉट नो as much about the functioning of the government or the functioning of the parliament as much as the examiner knows। तो उसको हम थोड़े से बैकअप के लिए एग्जाम्पल देते हैं कि ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन बिल जो था 2021 में, जब वो लोकसभा से पास होकर राज्यसभा को भेजा गया तो राज्यसभा ने ही ये रिकमेंड किया कि उसे जॉइंट कमेटी के पास भेजना चाहिए, और फिर उस कमेटी ने ढेर सारी रिकमेंडेशंस दी उसके ऊपर, और रिकमेंडेशंस और अमेंडमेंट्स के चलते ये पाया गया कि देयर वर सर्टन लैकूने इन द बिल, some drawbacks in the bill, and that is why it was again sent for redrafting। तो उसको दोबारा ड्राफ्ट किया, दोबारा पेश किया गया। इसके अलावा राज्यसभा को स्पेशल पावर्स भी हमारे संविधान के अंदर दी गई। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपने आर्टिकल 249 पढ़ा होगा सेंटर स्टेट रिलेशंस में, देयर यू मस्ट हैव सीन कि राज्यसभा के अंदर अगर कोई रेजोल्यूशन पास हो जाता है स्पेशल मेजॉरिटी से, जिसके तहत ये लिखा जाता है दैट पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन स्टेट सब्जेक्ट, पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन अ सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट, तो पार्लियामेंट के पास ये पावर आ जाती है। सिमिलरली, एक नई ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने के लिए, आर्टिकल जरूर मेंशन कीजिएगा, नई ऑल इंडिया सर्विस बनाने के लिए भी राज्यसभा में रेजोल्यूशन पास किया जा सकता है। सो देयर आर सम स्पेशल, और आप ये भी लिख सकते हो, एक्सक्लूसिव पावर्स दैट आर गिवन टू राज्यसभा। तो यहां पे हमने हाईलाइट किए राज्यसभा की पावर्स विद फैक्ट्स, विद एग्जांपल्स, विद आर्टिकल्स। अब हम क्या कहेंगे, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे आ जाएंगे फटाफट। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कहता है कि इश्यूज एग्जामिन करने हैं आपने, तो हमने इश्यूज उठाए और उनको 2-3 लाइन में समझाने की कोशिश की।
फॉर एग्जाम्पल काफी सारे ऐसे बिल्स होते हैं जिनको राज्यसभा के थ्रू ना ले जाया जाए, इसलिए एज मनी बिल पास किया जाता है या उनको वॉइस वोट से पास किया जाता है। तो मनी बिल is a concept that directly bypasses the Rajya Sabha. Why? Because as we know, money bill cannot be amended or rejected by the Rajya Sabha. तो हमने आधार के अंदर ये देखा कि आधार एक्ट ऑफ 2016 was passed as money bill and it was done so that it could be spared the scrutiny of the Rajya Sabha. तो राज्यसभा के काम में ये थोड़ा सा फेलियर नजर आता है कि इंपॉर्टेंट मैटर्स के ऊपर शायद वो इंटरफेयर या इंटरवीन नहीं कर पाता है। सिमिलरली अगर हम बात करें राज्यसभा के कंपोजिशन की, तो राज्यसभा एक एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म की निशानी है। देखिए ये शब्द लिखेंगे तो बहुत बढ़िया सब हेडिंग हो जाएगी। अगर ये लिखोगे कि एवरी स्टेट हैज डिफरेंट नंबर ऑफ सीट्स, तो वो लंबा भी हो जाएगा स्टेटमेंट और आपके इंप्रेशन भी अच्छा नहीं पड़ेगा। आप लिखो एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म, कहने का मतलब कि हॉरिजॉन्टली अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स देखें तो नॉर्थ ईस्ट के सारे सीट्स भी कंबाइन कर लें राज्यसभा की, तो भी उत्तर प्रदेश की सारी सीट्स नहीं बनती। क्या कहने का मतलब है कि अगर मैं यूएस की सेनेट से कंपेयर करूं, जिसे वहां का काउंसिल ऑफ स्टेट्स की तरह आप मान सकते हो, तो यूएस के सेनेट में सर हर स्टेट चाहे वो छोटा है या बड़ा है सेम नंबर ऑफ सीट्स है, दैट इज 2। बट हेयर अगेन एज पर द पॉपुलेशन वी आर चेंजिंग, तो शायद ट्रू सिमेट्रिकल फेडरलिज्म नहीं दिख रहा है हमें। सिमेट्रिकल मतलब कि हर स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन यहां पे नहीं मिल रही है। तीसरा, राज्यसभा को कई बार रिटायरमेंट चेंबर फॉर द पॉलिटिकली डिफीटेड भी बोला जाता है। ऑल्दो राज्यसभा में सिर्फ 12 नॉमिनेटेड सीटें होती है और बाकी सीटों पे इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है, लेकिन आप ये समझें कि जिन स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर पार्टीज की मेजॉरिटी होती है, वहां पे अगर कोई लोकसभा या विधानसभा इलेक्शन नहीं जीत पाता है बंदा, तो उसके पास राज्यसभा का टिकट उसे दे दिया जाता है। राज्यसभा का टिकट इज जस्ट लाइक कि बस अब आप एक्टिव पॉलिटिक्स में ज्यादा पार्टिसिपेट तो करते नहीं है, तो आप राज्यसभा में चले जाइए और राज्यसभा में या तो हम आपको नॉमिनेट करके भिजवा देंगे, या क्योंकि इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं इसलिए हम इलेक्शन के थ्रू भिजवा देंगे। And that is another big point that has degraded the actual purpose of the Rajya Sabha. फिर हम कहते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स से जुड़े बड़े सारे इश्यूज हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉमिनेटेड मेंबर्स की पार्टिसिपेशन लो देखने को मिलती है, कम देखने को मिलती है। सचिन तेंदुलकर है ना, गॉड ऑफ क्रिकेट है, लेकिन 24 दिन आए पार्लियामेंट में, तो ये बहुत देखने वाली बात है। अभी रिसेंटली हरभजन सिंह के ऊपर भी सेम आरोप लगे और एक वीडियो के अंदर वो कह रहे हैं लेकिन जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि मैं क्यों नहीं आता पार्लियामेंट। ठीक है, तो वो चीज नॉमिनेटेड मेंबर्स के द्वारा देखी जाती है। प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो रही है। नाउ दिस इज समथिंग दैट यू कैन यूज फॉर बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर 2019 के जो आंकड़े हैं, स्टैटिस्टिक्स है, वो पीआरएस के हैं। अगर आपको कोई नए स्टैटिस्टिक्स मिलते हैं आप वो भी यूज कर सकते हो, बशर्ते वो वेरीफाइड सोर्स से हो, न्यूज़पेपर से हो या पीआरएस पार्लियामेंट्री रिसर्च से हो। बट 61% प्रोडक्टिविटी इज अ फॉल इन प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब है कितने नंबर ऑफ सिटिंग्स और कितने नंबर ऑफ एक्टिविटीज आपने पूरी कंडक्ट की। तो राज्यसभा में कम हो रहा है, वो डिसरप्शंस वगैरह की वजह से हो रहा है। और रिसेंटली पिछले साल रूल नंबर 267 भी न्यूज में था, जिसके तहत आप डिसरप्शंस करते हो पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा के अंदर। देन देयर इज अ डिस्कनेक्ट विद लोकल कंस्टिट्यूएंसी। देखिए राज्यसभा जब बनाई गई थी, पर्पस ये सोचा गया था कि आप एक तरीके से डाइवर्स सेट ऑफ बैकग्राउंड से लोगों को यहां पे लेके आओगे, डाइवर्स सेट ऑफ बैकग्राउंड से वेल रिस्पेक्टेड लोगों को लेकर आओगे और वो इंडिया की डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करेगा। बट 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप नायर केस में एक जजमेंट सुनाई। इस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि राज्यसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए आपको लोकल डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट मीन्स सपोज आई हैव टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन ऑन अ पंजाब राज्यसभा सीट। राज्यसभा की 7 सीटें हैं पंजाब की, तो अगर मुझे पंजाब की राज्यसभा सीट से लड़ना है तो आई नीड नॉट बी अ डोमिसाइल और अ रेजिडेंट ऑफ पंजाब, एंड दैट मेक्स इट वेरी प्रॉब्लमैटिक इन केस ऑफ डाइवर्सिटी। आप चाहते थे कि अलग अलग प्रांतों से लोग आए, लेकिन राज्यसभा में ऐसा देखा जाता है कि बिकॉज देयर इज नो डोमिसाइल रिक्वायरमेंट, समटाइम्स डोमिसाइल रिक्वायरमेंट ना होने की वजह से डाइवर्सिटी डाइल्यूट हो जाती है। अब ये भी रीजंस हैं और भी कई रीजंस हैं जो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, और अगर आपने अपने आंसर में लिखे बहुत ही बढ़िया बात है।
एक दूसरे के साथ पॉइंट शेयर करो, क्योंकि मेंस इज द थिंग जहां पे आप दूसरे के पर्सपेक्टिव से सीख सकते हो। बिल्कुल अपनी ईगो को बाहर फेंक के हमने मेंस के लिए प्रिपेयर करना होता है, और जो भी कोई कुछ सिखा रहा है वहां से पॉइंट लेना है, अपने आंसर में डालने की कोशिश करनी है। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग। बी हम्बल, लर्न फ्रॉम एवरीवेयर एंड ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इन योर आंसर्स। सजेस्टेड रिफॉर्म्स क्या हो सकते हैं? नंबर 1, आपने इस शॉर्ट में ही बताना है, क्योंकि आपसे उसने पूछे नहीं है रिफॉर्म्स, आपको सिर्फ एग्जामिन करने के लिए बोला था। तो सबसे पहले पहला लॉजिकल हम ये कह सकते हैं कि शायद हमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे देनी चाहिए हर स्टेट को। फिर हमें बेटर, वाइडर और डाइवर्स नॉमिनेशन प्रोसेस रखना चाहिए। नॉमिनेशन मतलब नॉमिनेटेड मेंबर्स को शायद बढ़ा सकते हो। ओवरऑल राज्यसभा के भी नंबर्स अभी बढ़ जाएंगे, और नॉमिनेटेड मेंबर्स के नंबर बढ़ाओ, और उसका जो नॉमिनेशन का प्रोसेस है उसे वाइडर स्कोप में लेके आओ। बहुत सारे लोगों को वहाँ पे मौका मिलना चाहिए, खासतौर पे सोशल सर्विस जो लोग करते हैं, या एक्स मिलिट्री सर्विस जो लोग कर चुके हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको ज़्यादा यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। अलॉन्ग विद दैट राज्यसभा को एक मौका हम दे सकते हैं, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सजेशन है, रिस्की सजेशन है। राज्यसभा को हम एक मौका दे सकते हैं कि एटलीस्ट वो एक बार अमेंडमेंट करवा सके मनी बिल के अंदर, especially on those aspects which may or may not be directly related to the money। although ये सर्टिफाई हो जाता है अगर लोकसभा स्पीकर के द्वारा, तो उसे मनी बिल बोलते हैं, बट फिर भी एक मौका देते हैं। जैसे प्रेसिडेंट के पास सस्पेंसिव वीटो होती है कि वो एक बार वापस भेज सकता है बिल को, वैसे ही राज्यसभा के पास ये पावर शायद दी जा सकती है। एंड लास्टली, एफिशिएंसी वाले प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, प्रोडक्टिविटी वाले प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आप ये कह सकते हो कि मिनिमम 100 डेज की सिटिंग के लिए आप राज्यसभा को बाध्य कर दो, स्टैट्यूटरी कर दो कि देयर शुड बी 100 डेज ऑफ सिटिंग ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो इससे कंक्लूड कर देंगे कि एज वी एंटर अमृतकाल, स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स मस्ट बी एम्बॉडीड इन द पार्लियामेंट विद राज्यसभा एज अ प्रेडोमिनेंट पिलर। तो हम राज्यसभा को बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर दोस्तों यहाँ पे मानते हैं, और इस तरीके से आपका ये आंसर वेल राउंडेड, वेल कंक्लूड हो जाएगा। ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है, इसमें ये डायग्राम डाल दूं, इंडिया का मैप बना के राज्यसभा की सीटों की एसिमेट्री दिखा दूं, वो ओवर हो जाएगा। सिंपल रखना है और क्लियर रखना है, क्रिस्प रखना है। इसी तरीके से हम आपसे रोज मिला करेंगे 12 बजे, दैट देयर इज नो डाउट इन दैट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप लिखना चाहते हैं आंसर लिखते ही फैकल्टी से रिव्यू और फीडबैक और डिस्कशन, रिव्यू, फीडबैक एंड डिस्कशन साथ ही के साथ लेना चाहते हैं, तो एक लाइव आंसर राइटिंग कोर्स हम लेके आ रहे हैं इन वेरी नॉमिनल प्राइसेस। ठीक है, जिसमें आपके GS 1 2 3 4 सभी आंसर्स के लिए सेशंस कंडक्ट किए जाएंगे, लाइव सेशंस सब्जेक्ट वाइज कंडक्ट किए जाएंगे। सारा का सारा स्ट्रक्चर से लेके, कंटेंट से लेके, कीवर्ड्स कहाँ से लेने हैं, पढ़ना कहाँ से है, उसे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करते ही आप का जो फैकल्टी के साथ आप कनेक्टेड रहेंगे, वो आपसे आंसर डिस्कस करेंगे, आप अपना आंसर खुद चेक करेंगे, और अगर आपको डाउट लगता है कि भाई ये मैं इसमें और क्या बेटर लिख सकता था, तो अपना आंसर भी वहां पे दिखा सकते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्टेंटली आपको फीडबैक मिल जाएगा कि ये चीज़ आपने गलत की, ये चीज़ सही की। लाइव सेशन का फायदा आप यहाँ पे उठा सकते हैं। So please do not hesitate and take this course up at 3500, which is still a very less amount for the value you are getting for it. Please आप इसे ज़रूर कंसिडर करें। उसके अलावा हमारा जो क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है 5th से अभी ओरिएंटेशन स्टार्ट हो गई है, और 12th से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। आपके क्रैश कोर्स के अंदर आपकी 150 से ज़्यादा थीम्स कवर होंगी, 150 से ज़्यादा थीम्स कवर होंगी, और उसके अलावा आपको थीम वाइज पढ़ाया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। और ये वो नहीं है कि MCQ करने हैं कि 1000 क्वेश्चन करने हैं। अगर आप 150 से 180, 150 to 200 गुड क्वालिटी क्वेश्चंस करते हो, तो इट इज वर्थ गोल्ड at this point of time, because for mains you need quality not quantity, and you need to write। तो ये चीज आप देख सकते हैं। अगर आप किसी इंडिविजुअल कोर्स के लिए इंटरेस्टेड है तो वहां पे भी आप आ सकते हैं, वो भी आपको नॉमिनल प्राइस में मिल जाएगा। यानी कि GS 1 2 3 के अलग से ब्लॉक लगे हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको इसको साइलो करना चाहिए, एक ही गो में यू शुड गो अहेड टेक द एंटायर कोर्स। क्योंकि ऐसे GS 1 2 3 की सेपरेट प्रिपरेशन, आई डोंट बिलीव इन दैट। बट फिर भी क्योंकि स्टूडेंट्स हमसे डिमांड करते हैं, तो हम उनको ये प्रोडक्ट ऐसे अलग अलग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। एंटायर क्रैश कोर्स 200 से ज़्यादा क्वेश्चंस इजीली आपकी कवरेज को एनहांस करेंगे, आपकी कंटेंट की डेप्थ को भी एनहांस करेंगे।
तो चलिए अगले सेशन में आपसे मुलाकात करते हैं।